हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज कोई वीडियो डाल रही हूँ। उसका रीज़न था ये कि मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और जेनी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। तो हम दोनों ही ठीक हो रहे थे, इस वजह से मैं कोई भी न्यू वीडियो के साथ आपके पास नहीं आ पा रही थी। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उस पर बात करूँगी, क्योंकि ना ये अभी अभी मैं नोएडा में हूँ एंड नोएडा में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो क्या है वो डॉग में टिक फीवर, जो आप जानते होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, राइट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या है और कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि जेनी जैसे अपने फूड को एंजॉय करती है, ठीक है। यदि आपका पेट हमेशा अपने फूड को एंजॉय करता है, प्रॉपर वे में एनर्जेटिक रहता है, लेकिन सडनली आप कुछ चेंजेस देखो तो आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना होगा। यदि वो रोज़ ऐसा करता है कि कभी खाता है नहीं खाता है तो कुछ बच्चों की ये हैबिट होती है, बट जेनी उनमें से आती है जिनको अपनी ये फूड को बहुत एंजॉय करती है अच्छे से। ये होममेड फूड या फिर मैं बाहर का जो भी फूड इसे देती हूँ ये बहुत प्यार से खाती है। तो हम लोग नोटिस कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि जेनी थोड़ी लेथार्जिक हो गई थी। साथ में ये खाना भी नहीं खा रही थी, मतलब इसके फेवरेट जो इसका चिकन फेवरेट है, हाँ शी लव्स ईट चिकन, लेकिन वो भी ये नहीं खा रही थी। ऐसा नहीं था बिल्कुल नहीं खाती थी, ये क्या करती थी कि 10% खाना छोड़ दे रही थी। तो मुझे लग रहा था ये ऐसा क्यों कर रही है, मे बी हो सकता है ये बोर हो गई। तो मैंने कुछ और वेरिएंट ट्राई किया, बट ये खाती तो थी लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन ये लेफ्ट करती थी। जबकि जेनी की हैबिट मैंने शुरू से ऐसी डाली है कि मैं जो भी इसे खाना देती हूँ इसको मैंने ये सिखाया हुआ है कि बिल्कुल खाना वेस्ट नहीं करना है और जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट करना है, और ये हमेशा करती है, ऐसा नहीं है। बट कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी ये नहीं खा रही थी, और मैंने ये कम से कम आप लगा लो मैंने 3-4 दिन 1 वीक मैंने नोटिस किया है कि जेनी बिल्कुल खाना नहीं खा रही है अच्छे से, बहुत एनर्जी शो नहीं करी जैसी वो है। एक जो बच्चा होता है घर पे, आपको पता है, उसको देखकर उसकी एक्टिविटी से आप बता कर सकते हो। फिर हम दोनों को ऐसा लगा कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड कहीं से आए और जेनी इसी पॉस्चर में लेटी हुई थी। जनरली जब हम लोग घर आते हैं और जेनी बिल्कुल वेलकम करती है हमारा बहुत अच्छे से, बट दैट डे हमने देखा जेनी उठना तो चाह रही है बट वो अपने पूंछ को हिला रही है, बट वो उठ नहीं पा रही है। दैट टाइम ही मेरे और मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, कुछ तो बात है कि मेरा बच्चा बीमार है, वो बोल नहीं पा रहा है और उसे फटाफट डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हम दोनों, मैं जो नोएडा में मैं जिन सर से दिखाती हूँ मैं आपको उनके बारे में बताऊँगी, हम लोग वहाँ लेकर गए। वहाँ पे जेनी का उन्होंने चेकअप वगैरह किया और उन्होंने सिम्टम्स पूछा मुझसे। मैंने उनको सिम्टम्स बताए, ये खाना नहीं खा रही है और ये थोड़ी लेथार्जिक। उन्होंने फीवर सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया। दैट टाइम जेनी को 103 पॉइंट कुछ फीवर था। तो उन्होंने फिर उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और इसका एक ब्लड का सैंपल ले लिया, कहा ब्लड टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, ब्लड टेस्ट आएगा तो मुझे ज़्यादा चांसेस है सर टिक फीवर है। सबसे पहले क्वेश्चन पता है क्या आता है माइंड में कि टिक फीवर कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको तो टिक है ही नहीं, मैं तो रोज़ कॉम्बिंग करती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, फिर टिक कैसे हो गया। मैंने अपने वेटनरी से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि सर इसको तो कोई टिक ही नहीं है, तो फिर टिक फीवर कैसे हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि टिक फीवर ऐसा ही नहीं कि आपके बच्चे के शरीर में टिक हो तभी टिक फीवर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा, मान लो कि 1000-100 ऐसे टिक्स हैं आपके बॉडी में, बच्चे के बॉडी में, लेकिन फिर भी उसको टिक फीवर नहीं हुआ। लेकिन यदि उसमें से 1 या 2 भी टिक ऐसा है जो इन्फेक्टेड है तो आपके बच्चे को टिक फीवर हो सकता है। तो उन्होंने यही मुझे बताया कि ये जैसे अभी टाइम है, जो टिक फीवर का टाइम होता है मैं आपको बताती हूँ, जनरली वो कभी भी हो सकता है, बट जो मेजरली टाइम है वो अपना अप्रैल टू सितंबर है। अप्रैल टू सितंबर इसलिए है क्योंकि ये टाइम एकदम ह्यूमिडिटी वाला होता है, गर्मी होती है और साथ में बारिश भी होती है। तो ये तीनों फैक्टर इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम होता है। तो इस टाइम पे टिक फीवर बहुत कॉमन है। जनवरी में भी होता है, ठंड के टाइम में भी होता है, ऐसा नहीं है कि बस मैं कह रही हूँ इसी टाइम में हो सकता है, मतलब ये बहुत कॉमन है।
तो फिर सर ने मुझे बताया कि हो सकता है प्रीवियसली कभी ये वॉक पे गई हो, इसके पॉज वगैरह में कोई टिक आ गया हो, उसने इसको काट लिया हो, फिर आपने कंघी वंगी में वो निकल गया हो, कि मैं ब्रशिंग दोनों टाइम करती हूँ जेनी की, तो निकल गया हो, बट उसने क्या किया, ब्लड स्ट्रीम में अपने इन्फेक्शन को छोड़ दिया। और टिक फीवर जो होता है, जो टिक्स है, वो क्या करते हैं, आपके बच्चे के ब्लड में जाके वही मल्टीप्लाई करते हैं खुद को, यदि एक है तो वहीं से मल्टीप्लाइंग करते रहते हैं और आपके बच्चे को एनीमिक तक कर देते हैं। हाँ मेरा बच्चा, हाँ हाँ। तो फिर वो क्या होता है कि मैंने सर से बताया, फिर सर ने कहा रिपोर्ट का वेट करो। हम लोग बहुत टेंशन में थे और लगता ही है आपके बच्चे को कुछ हो जाए, तो फिर रिपोर्ट आया और फाइनली मुझे पता चला कि जेनी को टिक फीवर है। फिर सर ने मुझे शाम में बुलाया, शाम में कहा कि इंट्रावेन के थ्रू जो इसकी जो मेडिसिन होती है वो चलना स्टार्ट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो शेव किया हुआ है जेनी को, ये देखो आपने शेव किया हुआ है, यहीं से इसको नस के थ्रू दवाइयाँ चल रही थी। फिर इस हाथ में भी किया हुआ, क्योंकि मैं 4-5 दिन लगातार गई थी और सर ने जैसे मुझे प्रिस्क्राइब किया था उस हिसाब से मैं गई और जेनी को वो सारी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब जो भी सर ने किया था वो दिलवाया। उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया कि 10 डेज़ इसकी ओरल मेडिकेशन चलेगी, जो अभी चल रही है, मैं अभी दे रही हूँ। अब ये तो जेनी की बात होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, अब जब भी आप देखो कि आपका बच्चा कभी भी जो देखो ये बोल नहीं सकते, तो हमको इनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि कब खाना नहीं खा रहा है, कब लेथार्जिक फील कर रहा है, दैट टाइम आप एक्शन लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं फीवर तो नहीं है, और फटाफट अपने वेट के पास लेके जाओ, क्योंकि ये जो इलाज है आप घर पे नहीं कर सकते हो। टू बी वेरी फ्रैंक, आप प्लीज़ किसी की दवाइयों को, मैं यहाँ पे अपने टेस्ट रिपोर्ट डाल दूंगी, आप देख सकते हो क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कम है, ज़्यादा है, आप कैसे वो कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ आप किसी दूसरे, आप अपने वेट को रिकमेंड करो, उनको दिखाओ, वो जो दवा बताएं वही आप करो, क्योंकि आप घर पे इसका इलाज नहीं कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो आपको वेट के पास ले जाना पड़ेगा, और जो मैंने दवा बताई आपको वो वेन के थ्रू ही पानी के साथ ही इनको दी जाती है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर बाद में आप ओरल मेडिकेशन भी कर सकते हो अपने वेट के हिसाब से, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। डॉग टू डॉग वेरी हो सकते हैं, साथ में आपने कितने जल्दी इसके सिम्टम्स को पकड़ा है अपने पेट में, ये भी मैटर करता है। क्योंकि मैंने तो बहुत फटाफट देख लिया, इसलिए मेरी जेनी ठीक भी हो गई। लेकिन आप ये देखोगे कि आप यदि जितना लेट करोगे सिम्टम्स उतनी ज़्यादा होगी और ठीक होने में उतना टाइम लगेगा। तो सबसे पहला सिम्टम जो इसका यही है कि जो एपेटाइट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे वो मान लो 3-4 या 5 रोटी खाता है, या आप जो भी दे रहे हो, तो वो सीधे वो सडन कम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, वो लेथार्जिक हो जाएगा, वो बहुत मतलब चाहेगा तो करना, लेकिन वो करेगा नहीं। फिर जो थर्ड नंबर है वो आता है उसका, लेथार्जिक होने के बाद आपको जो मैंने बताया आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, लेथार्जिक, एंड जो थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर ये आता है, जो पैर होते हैं इसके, जॉइंट्स होते हैं, उसमें इनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कहीं से उठने में या फिर सीढ़ियों पे चढ़ने में इनको तकलीफ होने लगती है। उसके बाद डायरिया है, वॉमिटिंग है इनका। फिर फिफ्थ जो इनका वो रहता है वो ये रहता है कि आंखों के पास आप देखोगे जो एक ये सूखापन होता है, या फिर मुंह के अंदर, वो आपके पेट देखकर पता कर सकते हैं कि ये वेट जो देखेंगे आपके, तो वो बता पाएंगे कि हाँ ये असली में क्या प्रॉब्लम है। और साथ में फीवर तो है ही। तो इनसे यदि ये सारे सिम्टम्स, कुछ डॉग में ऐसा भी होता है कि उनके नोज से ब्लीडिंग आने लगती है जो ब्लैक कलर की होती है, कुछ में ऐसा भी होता है, कुछ पेट्स में ऐसा भी पाया गया है जो इसका जो कॉन्स्टिपेशन उनको होने लगता है, और साथ में स्टूल में भी उनको ब्लड आता है, जो ब्लड का कलर है वो ब्लैक होता है या फिर चॉकलेट कलर का होता है। तो आपको ये सब चीज़ नोटिस करना पड़ेगा। साथ में जब यूरिन ये पास करेंगे तो वो यूरिन का जो कलर होगा बहुत ज़्यादा येलो होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हो। यदि इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप प्लीज़ अपने वेट के पास फटाफट लेके जाओ। आप जितनी जल्दी लेके जाओगे, ट्रस्ट मी, आपका बच्चा उतनी जल्दी ठीक होगा। इस केस को प्लीज़ मत बिगाड़ो, क्योंकि ये जितना ही सिंपल सुनने में लगता है टिक फीवर, उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा है। ये इस चक्कर में बहुत बच्चों की जान चली गई जब हम ध्यान नहीं देते हैं। तो क्योंकि ये अपने सिम्टम्स को नहीं बता सकते, क्योंकि उनके स्टमक में भी पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें। अब जब ये चीज़ें आपको पता चल गई, आप वेट के पास गए, अब इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप ट्रीटमेंट को देखो, ये जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, कुछ सिवियरिटी के ऊपर है कि आपका केस कितना ज़्यादा पुराना है या कितना प्रॉब्लम है बच्चे को। तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 डेज़ या 1 वीक तो डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर 20-21 डेज़ ओरल मेडिकेशन चलेगी, फिर जाके आप फिर से ब्लड टेस्ट करवाओगे, फिर आप देखोगे कि कैसा है। इसमें जो बच्चा है वो एनीमिक भी हो जाता है, क्योंकि ये ब्लड को ही खाता है। जो टिक फीवर में टिक्स है वो ब्लड को ही ये करते हैं।
तो बच्चा एनेमिक भी हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ इस फीवर के बारे में कि ये जितना सिंपल है उतना सिंपल नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। अब हमको ये देखना है कि बच्चा अब मेडिकेशन में आ गया, वो कर रहा है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वॉमिटिंग भी वो करता है, डायरिया भी उसको लगती है। तो ये सब आप जैसे मेडिकेशन स्टार्ट करोगे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो आपके वेट बताएंगे आपको प्रॉपर वे में क्या करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। इस पे लिवर पे ये असर डालता है, किडनी पे। बहुत सारे बच्चों की किडनी फेल हो जाते हैं, लिवर ख़राब हो जाती है, ऑल बिकॉज ऑफ एक टिक फीवर के। हम इससे बचेंगे कैसे? जैसे वॉक पे ले ही जाना है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप कॉम्बिंग करो 2 टाइम। आप बोलोगे आप भी तो कॉम्बिंग करते हो, डेफिनेटली मैं भी करती हूँ, सही बात है, लेकिन फिर भी टिक ने काट लिया, ठीक है। तो देखो ये तो ठीक है, काट लिया, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ज़्यादा तो नहीं है ना, ठीक तो जल्दी हो गई ना, आपके सामने केस है। 1 वीक के अंदर जेनी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमने होने ही नहीं दिया, हमने ध्यान दिया। तो आप यदि रेगुलर बेसिस पे ध्यान दोगे, कॉम करोगे, तो टिक तो एक तो बॉडी में रहेगी नहीं। दूसरी, ऐसे बहुत सारे कॉलर्स आते हैं, आप पहना सकते हो जिसमें से टिक प्रिवेंट करता है। टिक के बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये ध्यान आपको देना है। ये करोगे तो टिक से एटलीस्ट बच्चा बच के रहेगा। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद मैंने ये आपको सब बता दिया। आपको ब्लड टेस्ट कराना है, आपके जो वेट है वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन चलेगी, ओरली भी, और विटामिन भी चलते हैं इसमें, ताकि वो जल्दी रिकवर हो। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है ना कि जितना ही सिंपल है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसको प्लीज़ आप टेस्ट, ये बिल्कुल घर पे कुछ भी ट्राई मत करें। आप अपने वेट के पास जाएं, वहीं पे उनको दिखाएं और बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करें। तो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको मेरा सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप शेयर करो और लाइक करो। शेयर इसलिए करो क्योंकि रूरल एरियाज़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं टिक फीवर क्या है और वो कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट जो लोग नहीं समझ पा रहे कि टिक फीवर क्या है, इनको कैसे ठीक करना है, आप घर पे इसका कोई इलाज नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुँचाएँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स समझ नहीं पाते, उनकी जान चली जाती है। तो हमको इनको बचाना है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से नए सब्जेक्ट या किसी भी नए टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय।